दिस इज पेज नंबर 1। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर पैरेलल एलसीआर सर्किट अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन है, दिस इज इंडक्टर कॉइल एंड दिस इज कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस है। ये एक वोल्ट मीटर लगा यहाँ पे VL और ये एक वोल्ट मीटर लगा यहाँ पे VC, ये एक वोल्ट मीटर लगा यहाँ पे VR। ठीक है, और ये अप्लाइड वोल्टेज है, दैट इज V इक्वल्स टू 200 वोल्ट एंड ओमेगा इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड। इसमें इंडक्टेंस है 200 मिली हेनरी का, कैपेसिटी हमें नहीं पता, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर अननोन है। कुछ डेटा जो गिवन है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दिस इज एन अमीटर और एक वोल्ट मीटर जो इन दोनों पे लगा है दैट इज V1। तो यहाँ पर V1 वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है और VL वोल्ट मीटर की रीडिंग दैट इज 160 वोल्ट है। ठीक है, अमीटर की रीडिंग दी हुई है, अमीटर की रीडिंग यहाँ पर दैट इज 10 एम्पियर। अमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, नाउ फाइंड सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पे आपको VC वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है। VC वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, VR वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ गया क्वेश्चन। तो एक सीरीज LCR सर्किट आपको दिख रहा है, कुछ डेटा आपको यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के कैलकुलेशन करने हैं। क्या क्या है भाई यहाँ पे, ये जो वोल्ट मीटर है V1 जो इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर के अक्रॉस में लगा हुआ है, इसकी रीडिंग 0 आ रही है। तो एक्चुअल में जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर V1 वोल्ट मीटर की रीडिंग मॉड ऑफ VL वोल्ट मीटर की रीडिंग माइनस VC वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर आएगा, क्योंकि L और C के अक्रॉस में लगा हुआ है। और अगर कोई वोल्ट मीटर L और C के अक्रॉस में लगा है, दोनों को मिला के लगा है, तो उसकी रीडिंग हमेशा दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगी। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि आप वोल्टेज नेगेटिव नहीं लोगे, RMS वैल्यू है, क्योंकि वोल्ट मीटर अमीटर ये RMS वैल्यू बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पर 0 है, सो देयरफॉर सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पर है। रेजोनेंस कंडीशन पे मतलब VL वोल्ट मीटर की रीडिंग और VC वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसी है, सेम है। तो आपको VC वोल्ट मीटर की रीडिंग बताने की जरूरत नहीं है, ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सीधा सीधा ये दैट इज इक्वल्स टू 160 वोल्ट आ गया, ये आंसर निकल गया आपका। अब अमीटर की रीडिंग, तो अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो Z की वैल्यू मिनिमम आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और अमीटर की रीडिंग यहाँ पे कितनी दी है, 10 एम्पियर दी है। देयरफॉर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है या RMS वैल्यू आप देखोगे करंट की, दिस इज RMS वैल्यू, RMS वैल्यू इक्वल्स टू V RMS अपॉन आप Z कर दोगे, तो करंट इज 10, ये 200 और Z की वैल्यू R आ जाएगी यहाँ पे। सो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 200 बाई 10, दिस इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। अगर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 तो अप्लाइड देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर VR इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज के बराबर रहेगा, या आप IRMS इंटू R कर सकते हो। सो दैट इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। जो अप्लाइड वोल्टेज है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग आएगी। ठीक है,
जो अप्लाइड वोल्टेज है वही रीडिंग किसके लिए रहेगी, VR के अक्रॉस रहेगी, क्योंकि सर्किट कैसा है, रेजोनेंस कंडीशन पे है। तो ये सारे कैलकुलेशन हमने किए। अब क्या निकालने का बचा यहाँ पे, सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, सर्किट का कैपेसिटेंस निकालने के लिए और अपन थोड़े से और छोटे से कैलकुलेशन करेंगे। अभी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हेलो, इस पेज का हाँ सर, ले लिया। सर हो गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अब इंडक्टेंस निकालना है। तो पेज नंबर सॉरी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंस XL इक्वल्स टू XC रहता है, दिस इज एट रेजोनेंस, सो देयरफॉर XL इक्वल्स टू आपका ओमेगा L आएगा, दैट इज ओमेगा अप्लाइड इनटू L। ओमेगा अप्लाइड आपका 100 रेडियन पर सेकंड एंड इंडक्टेंस इज 200 मिली हेनरी। तो सॉल्व कर दोगे 100 इंटू 200 और 10 टू द पावर -3 ओम में, और इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 20 ओम। तो XL की वैल्यू 20 ओम है, सो देयरफॉर XC इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C इज इक्वल्स टू XL। तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन XL इंटू ओमेगा, आप ऐसा लिख सकते हो। और XL की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 20 ओम इंटू 100। तो सॉल्व कर दोगे, सो दिस इज 1 by 2 into 10 to the power -3 फेरेड, या 0.5 into 10 to the power -3 फेरेड क्या है, सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए, देख लो इसको। फिक्स पैटर्न है बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले, इनका फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, फिक्स पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिक्स तरीका है, फिक्स पैटर्न है, देख लो, है ना, फिक्स है कैलकुलेशन इसके। अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अभी पैरेलल LCR सर्किट अपन देखते हैं, पैरेलल LCR सर्किट, ये हो गया पूरा सीरीज का डिस्कशन। अब पैरेलल LCR सर्किट हम देखते हैं, ये मिटा दे रहा हूं मैं। Now page number 3, parallel LCR circuit। अभी parallel LCR सर्किट, ठीक है, अभी तक सीरीज देखे थे, अब पैरेलल। तो सपोज यहाँ पे आपने एक इंडक्टर लगा दिया, फिर ये एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये एक आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, एंड नाउ देयर इज अ applied voltage V equals to V naught sin ओमेगा t, ये अप्लाइड वोल्टेज है। यहां से करंट जाएगा आपका I, यहाँ पे करंट है IR, यहाँ पे करंट है IC, दिस इज C, दिस इज L, दिस इज R, और यहाँ पे करंट है आपका IL। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों में क्या कॉमन रहेगा, बताओ जरा थोड़ा सोच के। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल वोल्टेज कॉमन डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, करंट की वैल्यू किसी में आगे किसी में पीछे रहेगी, बट वोल्टेज एक जैसा रहेगा। तो तुम्हें ध्यान है, अब यहाँ पे आपको फेसर डायग्राम बनाना है। फेसर डायग्राम अगर आप बनाओगे तो इधर पे क्या लिखोगे, वोल्टेज लोगे, क्योंकि तीनों में एक जैसा वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज के साथ में रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट सेम फेज में आएगा, और वोल्टेज के बाकी आगे पीछे चलेंगे। अब बताओ इंडक्टर में जो करंट होता है वो कैसा चलेगा, सेम पीछे। फेज में आगे, हाँ पीछे। पीछे, हाँ। इंडक्टर का जो करंट है IL, ये 90 डिग्री से पीछे, और कैपेसिटर का जो करंट है वो 90 डिग्री से आगे चलता है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे ये IR लिखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी V नॉट R साइन ओमेगा टी।
आप आईसी लिखोगे तो वी नॉट अपॉन एक्ससी लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आईसी इसके अक्रॉस जो करंट है वो 90 डिग्री से आपका आगे चल रहा है। और आईएल अगर लिखोगे आप तो वी नॉट अपॉन एक्सएल इंटू साइन, एक मिनट में मिटा के लिख दे रहा हूं, देखो ये अप्लाइड एसी वोल्टेज दैट इज V इक्वल्स टू, आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आपको IR लिखना है दैट इज V नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ओमेगा टी आएगा। आपको IC लिखना है तो V नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू से आगे चलेगा। और IL V नॉट अपॉन XL दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिखोगे। और यहाँ पे XL की वैल्यू किसकी इक्वल है एंड XC की वैल्यू किसकी इक्वल है, तो XL का तो फार्मूला यही आएगा दैट इज ओमेगा अप्लाइड इनटू L, और XC का फार्मूला 1 अपॉन ओमेगा अप्लाइड इनटू C। तो फेजर डायग्राम जब बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे, वोल्टेज को पहले लिखोगे, उसके साथ में आप IR को लिखोगे, IC को 90 डिग्री से आगे लिखोगे और IL को 90 डिग्री से पीछे लिखोगे। तो एट एनी इंस्टेंट पे अगर आपको देखना है, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे मतलब टाइम t पर, किसी इंस्टेंट पे टोटल करंट I ऑफ t इज इक्वल टू IR ऑफ t प्लस IC ऑफ t प्लस IL ऑफ t लिखा जाएगा। बट ये फेजर के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, मान लो IC ज्यादा है तो फिर यहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, जो रिजल्टेंट करंट है वो आगे आएगा विद द फेज डिफरेंस फाई हियर, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे IC माइनस IL के इक्वल है। तो आप जो टोटल करंट है I की आपको अगर RMS वैल्यू निकालना, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सबको सम लिखना पड़ेगा, बट I RMS इज इक्वल टू IC की RMS वैल्यू माइनस IL की RMS वैल्यू का स्क्वायर प्लस IR की RMS वैल्यू का स्क्वायर करके लिखोगे, ठीक है। और इनकी जो RMS वैल्यू है, जैसे मान लो आपको IC की RMS वैल्यू लिखना है दैट इज इक्वल टू V RMS अपॉन XC, फिर आपको IL की RMS वैल्यू अगर लिखना है दैट इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय XL, यही है मेथड। और IR की RMS वैल्यू अगर लिखना है दैट इज V RMS डिवाइडेड बाय R। तो ये वैल्यूज को आप इसी तरह से लिखोगे, तो टोटल करंट आपका इस तरह से आएगा। देखो फिक्स है कैलकुलेशन, सभी के पैटर्न एक जैसे, यहाँ पे कैलकुलेशन अल्टरनेटिंग करंट में क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न एक जैसे हैं, बस यहाँ पे वोल्टेज एक जैसा हो गया, सब में एक जैसा वोल्टेज मिल रहा है और फिर आपने कैलकुलेशन कर दिए। और सर्किट में मान लो टोटल करंट अगर आपको चाहिए तो टोटल करंट I RMS इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय, आपको क्या लिखना है, इम्पीडेंस लिखना है। तो अब आपको I RMS की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे V RMS अपॉन Z, IC RMS की जगह पे आपको ये लिखना पड़ेगा, तो V RMS वाले टर्म आपके कैंसिल आउट होंगे। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। हाँ, अब इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना, तो आपको ये वाली इक्वेशन से देखना है कि भाई इम्पीडेंस कैसे बनेगा इसका। दिस इज पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 अभी देखो इम्पीडेंस निकालना, तो आप ये वाली इक्वेशन को देखो, तो इसको लिख सकते हो आप V RMS डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू अंडर रूट IC RMS की जगह पे V RMS अपॉन XC माइनस V RMS अपॉन XL का होल स्क्वायर प्लस V RMS अपॉन R का होल स्क्वायर। और इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहे हो तो सर्किट का इम्पीडेंस आपका
निकल के आ जाएगा। तो सर्किट का इम्पीडेंस कितना आएगा, 1/Z इज इक्वल टू अंडर रूट 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर प्लस 1/R का स्क्वायर। ये इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस Z कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर। और बाकी के जो कैलकुलेशन है आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये सर्किट का इम्पीडेंस है। अब रेजोनेंस कंडीशन पे देखो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने लिखा है टर्म्स को, तो एट रेजोनेंस कंडीशन, नाउ एट रेजोनेंस कंडीशन पे क्या आएगा, Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसके कारण करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम करंट आएगा यहाँ पे I मिनिमम, एंड दैट इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z मैक्सिमम आप लिखोगे। और Z मैक्सिमम देखो रेजोनेंस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे IC की RMS वैल्यू इक्वल्स टू IL की RMS वैल्यू आपकी बराबर आएंगी। दिस इंप्लाइज दैट XC इज इक्वल्स टू आपका XL होगा, या फिर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC। बाकी वही कंडीशन है, बस यहाँ पे आपको करंट को इक्वेट करना था, सीरीज में आपको वोल्टेज को इक्वेट करना था, यहाँ पे आप करंट इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसलिए Z मैक्सिमम होगा और इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होकर ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंपीडेंस कितना आएगा आपका, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो मैक्सिमम इंपीडेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और करंट की जो वैल्यू है पीक वैल्यू ये मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, VRMS डिवाइडेड बाय R के इक्वल आएगी। तो रेजोनेंस कंडीशन आपकी इस तरह से अचीव होगी यहाँ पे। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। रेजोनेंस कंडीशन फिक्स है कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, ये रेजोनेंट कंडीशन है, फिक्स होती रेजोनेंट कंडीशन। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिक्स होती बेटा, रेजोनेंट कंडीशन इज ऑलवेज फिक्स। तो यहाँ पे इंपीडेंस इस तरह से लिखा जाएगा पैरेलल का, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए, ले लिए क्या? यस सर, यस सर। अब इंपीडेंस का ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। इंपीडेंस का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। ये रेजोनेंट कंडीशन अपन ने देख ली यहाँ पे। इंपीडेंस यहाँ पे मैक्सिमम होता है, सीरीज में इंपीडेंस कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, इधर पे आप Z लिखोगे, इधर पे आप ओमेगा अप्लाइड लिखोगे, तो ये ग्राफ ऐसा इन्वर्ट होगा, और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा अप्लाइड पे इंपीडेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, दैट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंपीडेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के बराबर है। करंट इसमें मैक्सिमम होता है, इधर पे ओमेगा अप्लाइड आपने लिए, इधर पीक वैल्यू लिए, तो करंट का जो ग्राफ है वो आपको ऐसा मिलेगा, दैट इज ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा अप्लाइड, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके इन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि सीरीज में ये ग्राफ ऐसा बना था और ये ग्राफ ऐसा बना था, इन्वर्ट हो गया, तो वहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी, ठीक है, समझ गए। तो ये पैरेलल LCR सर्किट का पूरा डिस्कशन है। आप डायरेक्ट ध्यान रखो, यहाँ पे फेसर डायग्राम आप याद रखो, यहाँ पे वोल्टेज को आपको इधर लेना, फिर आपको इधर पे IR लेना है, IC को आपको ऊपर लेना है, IL को आपको नीचे लेना। इनमें 90-90 डिग्री का फेस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, क्योंकि पैरेलल में तीनों को एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। हाँ, करंट की वैल्यू आगे पीछे होगी, और करंट या वोल्टेज का जो रिलेशन है वो अपन ने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, वही रिलेशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वोल्टेज और
इंडक्टर के अक्रॉस में जो करंट की रिलेशनशिप होती है करंट और वोल्टेज की, करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप इंडक्टर में कैसी होती है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। ठीक है, तो ये नीचे आपने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज आई एल नॉट आई सी, दिस इज आई एल। ठीक है, आई एल है ये, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे चलता है तो यही लिया। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट साथ में चलती है इसलिए साथ में लिखे। कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज होता है, करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। और सॉल्व करने का यही तरीका है। आपको टोटल करंट अगर चाहिए तो टोटल करंट की जो आरएमएस वैल्यू आएगी दैट इज गिवन बाय आईसी की आरएमएस वैल्यू माइनस आईएल की आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस आईआर की आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करने हैं। दिस इज आई आर की आरएमएस वैल्यू। और इम्पीडेंस इस तरह से आएगा क्योंकि जो वोल्टेज का फॉर्मूला भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज, यहाँ पे कितना, यहाँ पे, तो तीनों को एक जैसा वोल्टेज मिला, तो आपको करंट के लिए इक्वेशन लिखनी है। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस करंट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आपका एक्सी बनेगा। इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस करंट वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आपका एक्सएल बनेगा। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये पैरेलल का है। मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, फिर आगे का डिस्कशन आएगा। ये पूरा थ्योरी इतनी है इसमें ना पैरेलल में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ले लिए? यस सर। यस सर। ये समझ गया पूरा? एडवांस का रिजल्ट पता चला कि नहीं? हाँ सर। Now this is page number 6। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिए अपन ने और एक अमीटर यहाँ पे लगा दिए। ये इसको रीड करेगा एल को, ये रीड करेगा एसी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस, ये रीड करेगा आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। और यहाँ पे एक और अमीटर लगा दिए जो मेजर करेगा टोटल करंट को। एंड दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है, या ऐसा लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100t, ऐसा लिखा है। तो अब आपको इन सभी की रीडिंग बताना है। और रेजिस्टेंस इज सपोज 50 ओम, इंडक्टेंस इज 200 मिली हेनरी, और कैपेसिटी इज 0.5 इंटू 10⁻³ फैरेड। ठीक है, चलो फटाफट बताओ जरा। अभी बनेगा ये क्वेश्चन कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है इसकी, ये पीक वैल्यू है कि कौन सी वैल्यू है? VRMS। हाँ भी नहीं ना भाई, ये पीक वैल्यू है, फंक्शन के फॉर्म पे लिखा था। आरएमएस कहाँ है? ये यहाँ पे V नॉट की वैल्यू आपकी 200√2 दी हुई है, वोल्ट आप ले लो इसको। और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 100t लिखा, मतलब ये इस तरह से है। ठीक है, 100 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। अब आप सबसे पहले एक्सएल निकाल लो। एक्सएल मतलब ओमेगा अप्लाइड इंटू एल, एंड ओमेगा अप्लाइड आपका 100 है, 100 इंटू 200 मिली हेनरी, तो 1 2 3 जीरो आपके मिली से कट गए, आपका आंसर आ गया 20 ओम। अब आप एक्सी निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा अप्लाइड इंटू सी, दिस इज 100 इंटू कितना जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कितना लिख दोगे, 10⁻³ मतलब
10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एक डेसिमल से एक कट जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज आल्सो 20 ओम। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, दिस इज 400 मिली हेनरी, तो ये 40 ओम हो गया, नहीं तो सर्किट रेजोनेंस में देखेगा और कुछ नहीं। दिस इज 20 ओम और ये कितना ओम है, यहाँ पे 50 ओम है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? ये समझ गए एक्सएल कैसे निकाले, एक्सी कैसे निकाले? हाँ सर। हाँ, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फार्मूला आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या होता है 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम आ जाती तो आपका कैलकुलेशन बहुत सारा बच जाता। ठीक है, तो अब आपको इम्पीडेंस निकालना, तो सर्किट का इम्पीडेंस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, एक 40 है, एक 50 है, एक 20 है, ये कितना ओम दिया 50 ओम, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 20 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 50 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कितना आता है, ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। अंडर रूट ये कितना बचेगा यहाँ पे 20 माइनस 40, सो दिस इज 20 अपॉन 40 इंटू 20 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 50 का होल स्क्वायर। तो एक 20 से एक 20 गया, अभी निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है इम्पीडेंस, जल्दी बताओ, इम्पीडेंस निकाल के बताओ कितना आ रहा है, इम्पीडेंस निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। चलो ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, यहां तक का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7। अब सर्किट का आप इम्पीडेंस, तो जेड की वैल्यू आपकी जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 40 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर और यहाँ पे 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो दिस इज 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2500 प्लस 1600, सो 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका 10 बाहर आ गया एंड दिस इज रूट 41 बचेगा, ये ओम में आ जाएगा आपका, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सो दिस इज 200 अपॉन रूट 41 ओम इज द इम्पीडेंस। ये आ गया इसका इम्पीडेंस। लेकिन इम्पीडेंस से अगर आप टोटल करंट निकालने जाओगे तो थोड़ी गाड़ी आपकी उलझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको कैलकुलेशन दिख रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, ये इम्पीडेंस निकालना, तो फिर तो आपको यही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आपका इम्पीडेंस निकालने का। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब आपको पहले अलग अलग करंट निकाल लो कि भाई आई आर कितना है, तो नाउ आई आर की आरएमएस वैल्यू दैट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाय आर, तो वी आरएमएस कितना, पीक वैल्यू ये है, तो वी आरएमएस आपका 200 है और रेजिस्टेंस 50 ओम है, सो दिस इज 4 एम्पियर। अब आप आईसी की आरएमएस वैल्यू निकाल लो, दैट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सी, सो 200, और एक्सी कितना आया था सॉल्व करने पे, एक्सी कितना आया था 20 ओम था ना एक्सी, और ये कितना था एक्सएल कितना था, दैट इज 40 ओम है ना, सो दिस इज 20, मतलब 10 एम्पियर ये आ गया। और अब आप आई एल की आरएमएस वैल्यू निकाल लो, तो आई एल की आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल, सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 40, सो दिस इज 5 एम्पियर। आपने सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, इंपीडेंस निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब इसका मतलब ये वाले अमीटर की रीडिंग, इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग, तीनों की रीडिंग आपको पता चल गई। अब बस आपको इसकी रीडिंग बताना, तो उसके लिए आपको फेसर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 7, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? अब आप पेज नंबर 8, अब टोटल
करंट के लिए आप कैसा करते थे, दिस इज पेज नंबर 8। फेसर डायग्राम बनाओ, इधर पे V लिखो, यहाँ पे आपको IR लिखना है, इधर पे आपको IC लिखना है, इधर पे आपको IL लिखना है। तो IC आपका 10 है, IR आपका 4 है, और ये कितना आपका 5 है। इसका मतलब IC माइनस IL और इससे रिजल्टेंट बनेगा, एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 5। तो टोटल करंट की जो RMS वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना हो गया, √41 एम्पियर। तो √41 एम्पियर इज द टोटल करंट। ये आ गया टोटल करंट, मतलब ये वाले अमीटर की आपकी रीडिंग निकल गई। अब फेज डिफरेंस निकाल लो। तो फेज डिफरेंस tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 5/4, या फिर फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/4 आपको लिखना पड़ेगा। तो करंट यहाँ पे आगे चल रहा है, तो करंट की वैल्यू I0 sin ओमेगा t प्लस फाई से आगे चलेगा। वोल्टेज ये है तो करंट यहाँ पे आगे चल रहा है। बस इतना ही है। फाई आप यहाँ से लिखोगे, जिसको आप पूरा लिख नहीं सकते। और I0 की वैल्यू क्या है आपकी, IRMS इंटू √2 के बराबर है। तो इसके कैलकुलेशन आपके इस तरह से आएंगे, देख लो। और कैलकुलेशन के तरीके फिक्स हैं, कैलकुलेशन के तरीके फिक्स हैं, ध्यान रखना, फिक्स कैलकुलेशन है इनके। तो एसी सर्किट आपका बहुत आसान है।